ग्लूकोज बनाने के लिए ना इस साइकिल को कितनी बार चलाना पड़ेगा? तो आई थिंक तुम्हें पता लग गया होगा 6 बार चलाना पड़ेगा साइकिल। मतलब है आपकी 3 एटीपी, 2 का मतलब क्या है 2 एनएडीपीएच, एंड एक का मतलब क्या होता है एक CO2 फिक्स करने के लिए। हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल के बारे में। और C3 साइकिल को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि C3 साइकिल को हम लेस देन 15 मिनट से पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C3 साइकिल, हेडिंग लगा लेते हैं हमारी C3 साइकिल, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका नाम C3 क्यों है, वाई नेम C3, ठीक है। तो यानी इसका नाम जो है वो C3 साइकिल हमने क्यों रखा है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल का, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है। वो कितने कार्बन का होता है? वो होता है 3 कार्बन का। अब वो 3 कार्बन का है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, C3 साइकिल। या फिर हम इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उन्होंने ये साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उन्होंने ये साइकिल ढूंढी थी, तो उनके नाम पे हम इसको कैल्विन साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो बात आती है कि ये लोकेशन, इस साइकिल की लोकेशन कहाँ पे है, ये साइकिल होती कहाँ पे है? तो ये साइकिल होती है क्लोरोप्लास्ट में। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, क्लोरोप्लास्ट के भी स्ट्रोमा में ये रिएक्शन होती है। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, C3 साइकिल होता है, नाम हमने पढ़ लिया इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे एक्चुअल साइकिल पे आते हैं, ठीक है। अब ये साइकिल क्या है और क्यों है। पर इस साइकिल को भी शुरू करने से पहले ना एक बार हम ये समझ लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। एक रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, एंड एक रिएक्शन होती है कौन सी? डार्क रिएक्शन, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में हमारी जेड स्कीम आती है, जिसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ATP एंड एक बनता है NADPH, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में कौन थी? C3 साइकिल, जहाँ पे प्लांट क्या होता है, प्लांट क्या करता है डार्क रिएक्शन में? ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? लाइट रिएक्शन से आती है वो एनर्जी, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट यूज करता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन में हम पढ़ते हैं C3 साइकिल। अब C3 साइकिल पहले प्लांट करता ही क्यों है ये देख लें। तो C3 साइकिल ना प्लांट ग्लूकोज बनाने के लिए करता है, ठीक है। अब ग्लूकोज कैसे बनेगी आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ही समझो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोप्लास्ट में भी, मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होती है रिएक्शन? स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम क्या होता है? RUBP। क्या नाम होता है इसका बच्चों? RUBP। ये कैसा कार्बन है? ये है 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है RUBP, ठीक है, ठीक है। अब याद करो कि हमें ना ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, हमें ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन, ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए होगी नहीं। अब ये तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। अब इतना समझना कि ग्लूकोज सबसे पहला जो स्टेप होगा ना वो होगा कार्बोक्सिलेशन। अभी इनको हम एक्सटर्नल लिख भी लेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा ना वो होगा कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन क्या स्टेप होता है ना कि जो CO2 है ना, CO2 CO2 जो कि उसमें बनी थी, किस में बनी थी? फोटोसिंथेसिस में नहीं बनती CO2, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है और किस में कन्वर्ट करते हैं? इसको ग्लूकोज में। तो ये वही वाली CO2 ये ना इस RUBP के साथ जुड़ जाती है। अब देखो एक कार्बन ये CO2 का एक कार्बन है और 5 कार्बन RUBP के, तो टोटल कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनना चाहिए? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनना चाहिए। अब तुम बोलोगे भैया यहीं पे ग्लूकोज बना देते हैं 6 कार्बन का और बात खत्म, ऐसा नहीं होता ना। देखो CO2 इसके साथ जुड़ के 5 कार्बन बना देती। यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है ना, मैंने बोला था पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनना चाहिए? 3 कार्बन का, तभी तो उसका नाम क्या पड़ा? C3 साइकिल। अगर ग्लूकोज पहले बन जाता तो C3 साइकिल क्या होता? तो पहला प्रोडक्ट बना 3 कार्बन का। 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है ना वो क्या होता है मेरे पे? वो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है ये 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 कार्बन हो गया, यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, यहाँ पे तो 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन रिएक्ट कर रहे और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बाकी के 3 कार्बन कहाँ गए? तो इसके ना बेटा 2 मोल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। एक, अब देखना इसमें बात याद रखना कि जब एक CO2 रिएक्ट करता है एक RUBP के साथ तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में CO2 भी होती है। अब देखो यहाँ पे CO2 जुड़ रही है ना RUBP के साथ, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब हम दोबारा और जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन,
ठीक है, रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में याद रखना, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब एसिड का रिड्यूस करते हैं तो क्या आता है, एल्डिहाइड आता है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तो यहाँ पे बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, जो कि अगेन कितने कार्बन का है, जो कि अगेन है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये भी हमने बना दिया 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो कि अगेन 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, एनसीईआरटी ने इसको किसके इक्वल लिखा है, ट्राइयोस फॉस्फेट के। तो यहाँ पे ट्राइयोस फॉस्फेट भी लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही नाम है, गंगाधरी शक्तिमान है। ट्राइयोस फॉस्फेट यानी 3 फॉस्फोग्लिसरल, ये रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे CO2 आई, तो यहाँ पर ना एक्चुअली क्या होता है, अब मैंने एक बात बोली थी कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे ATP हो गया, NADPH हो गया, ये सब यूज़ करता है प्लांट इन डार्क रिएक्शन। तो यहीं पे बारी आ जाती है, देखो एक यहाँ पर ATP यूज़ होता है, वो ADP बनाता है, और एक यहाँ पर NADPH यूज़ होता है। ठीक है, तो NADPH कन्वर्ट होता है किसमें, NADP पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव में। ठीक है, तो एक NADPH यूज़ हो रहा है एंड एक ATP से क्या बन रहा है, ADP बन रहा है। ठीक है, एक NADPH यूज़ हो रहा है एंड एक ATP से क्या बन रहा है, ADP बन रहा है। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा कि ये सब, अब देखो ये ना एक ATP से एक ADP बन रहा है। ठीक है, ये ना एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन रहा है, पर हमारी साइकिल में एक साइकिल मतलब एक बार अगर CO2 आए तो 2 मॉलिक्यूल है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। तो यहाँ पे देखो 2 ATP बन जाएंगे और 2 NADPH लग जाएंगे, कौन से स्टेप में, रिडक्शन वाले स्टेप में। ठीक है, अब ना अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। RUBP होता है, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, लिख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है RUBP। ठीक है, ये RUBP कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल था, 5 कार्बन कहते हैं, एक कार्बन कहता है, इन्होंने कंबाइन करा, जिसको हमने क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन। एंड एनसीईआरटी में यहाँ पे वाटर भी दिखा रखा है, तो वाटर के प्रेजेंस में इन्होंने कंबाइन करा और इन्होंने क्या बना दिया, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दिए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना दिए। उसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन से ATP भी कंज्यूम हो गया, NADPH भी कंज्यूम हो गया, और मेरे में 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया, जिसको मैं ट्राइयोस फॉस्फेट बोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इस साइकिल के बिल्कुल हम मिड में आ चुके हैं, तो अब हम एक बात समझते हैं कि ना हमें एक्चुअली साइकिल का एंड प्रोडक्ट कहते हैं कि मुझे ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, मुझे क्या बनाना है, ग्लूकोज। तो जब मैं ग्लूकोज बनाऊंगा ना, तो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, अगर तुम देखो तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। ठीक है, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, तो ये 6 कार्बन ना मुझे 6 CO2 लानी पड़ेगी। यार RUBP का कार्बन कभी यूज नहीं होगा रिएक्शन में, आपको CO2 लानी पड़ेगी। देखो एक CO2 आई तो एक कार्बन आया, अब मेरे को कितने ग्लूकोज, मेरे को ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर बनाना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो मुझे CO2 कितनी चाहिए होगी, 6 चाहिए होंगी ना, अभी तभी तो 6 कार्बन आएंगे, 1 से 6 तो 6 आ गए। ठीक है, अब समझते हैं कि आगे देखो क्या होता है। देखो अब तुम बोलोगे इससे ग्लूकोज कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। देखो ये RUBP है, अब कैलकुलेशन है। ठीक है, अब याद, अब इसको नोट, इसको ध्यान से सुनना। तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या है कि साइकिल में ना 6 मॉलिक्यूल आए CO2 के, तो साइकिल में क्या हुआ, एंटर करे कितने, 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, एकदम 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। देखो बिल्कुल आसान है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आए। ठीक है, अब देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आया तो कितने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे थे, कितने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहे थे, एक मॉलिक्यूल से 2 बन रहे थे। तो जब 6 मॉलिक्यूल आएंगे तो कितने बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, बन जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल बन गया। अब ये 12 मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गए, क्या बना लेंगे, ये 12 मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर बना लेंगे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये 12 मॉलिक्यूल्स बन गए। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, देखो 6 मॉलिक्यूल CO2 है, 2 6, और ये 3 कार्बन के बन गए, यानी कि मेरा क्या है कि 12 मॉलिक्यूल ये बने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ से ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये बन गए। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कितने कार्बन बन गए, देखो 12, ये एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, देखो कंफ्यूज मत होना, एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का है। ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड कितने कार्बन के होंगे, 36 कार्बन। इसका मतलब यहाँ तक आते आते अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स जितने बन गए ना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 बन गए,
और एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं, यानी मेरे पे टोटल 36 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज बनाना है मेरे को, ग्लूकोज का मुझे एक मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि मैं क्या करूंगा, मेरे पे यहाँ पर कितने बन गए थे बेटा, 12 बन गए थे ना, 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल, तो मैं क्या करूंगा 2 मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे नीचे भेज दूंगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में नीचे भेज दूंगा। अब इसका काम क्या हुआ मैं बताता हूँ, देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मैंने नीचे भेज दिया। अब 2 मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और यहाँ पे जाके अपना मस्त ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि ये इसमें कैसे बन गया, ठीक है, पर आप इतना समझो कि आरयूबीपी आया था, उसने ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल एसिड बना दिया और ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। मैंने बोला कि कार्बन ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, यानी कि मुझे CO2 भी कितनी चाहिए, 6 चाहिए, और 6 CO2 का मतलब क्या है, 12 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 12 ही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड या फिर 12 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एंड क्योंकि मेरे को एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना था तो मैंने 2 मोल मॉलिक्यूल्स नीचे भेज दिया और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ताकि टोटल कितने कार्बन जाए नीचे, 6 कार्बन जाए, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पर अब बताओ 2 मॉलिक्यूल्स मैंने नीचे भेज दिए, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड थे, 2 मॉलिक्यूल मैंने नीचे भेज दिए। अब मेरे पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 10 मॉलिक्यूल बच गए, 10 मॉलिक्यूल बच गए, बिल्कुल बच गए भैया। अब ये 10 मॉलिक्यूल कितने कार्बन हुए, 30 कार्बन होते हैं, 30 कार्बन हो गए, 30 कार्बन हो गए। अब ये देखो ये जो बचे हुए है ना, ये जो बचे हुए एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के बाद जितने फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बच गए ना, वो सारे क्या कर जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं। तो इस तीसरे स्टेप का नाम क्या होता है, रीजनरेशन। और इस टोटल रीजनरेशन में ना एक एटीपी और खर्च हो जाती है, एटीपी खर्च हो जाती है, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये रीजनरेशन में टोटल मतलब ये जो 30 के 30 है ना, ये वापस चल जाएंगे, 30 मॉलिक्यूल 30 कार्बन है हम पे, टोटल 30 कार्बन है ना हम पे, और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि देखो 12 मॉलिक्यूल्स से 2 मॉलिक्यूल्स नीचे चले गए एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए, जो रिमेनिंग 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो बचा 30 कार्बन, 30 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 6 आरयूबीपी वापस से रीजनरेट हो गए। फिर आरयूबीपी आगे फिर से अब फिर से 6 कार्बन और आएंगी और 6 CO2 और आएंगे, फिर ये स्टेप होगा और ये ऐसे कंटिन्यूशन में चलता ही रहेगा। अगर ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा हो ना, एक बार इसको दोबारा से देख लेना, मैंने बहुत ईजिली इसको एक्सप्लेन किया है। देखो फिर से बता देता हूँ, आरयूबीपी था, मैंने बोला कार्बन ग्लूकोज बनाना है इस साइकिल से, तो 6 कार्बन लगते हैं, तो वो 6 कार्बन कहाँ से आएंगे, 6 CO2 से, एक CO2 देती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो 6 CO2 कितने के 12 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे कितना था 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। और मुझे कितना बनाना था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो मैंने क्या करा 2 मोल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मैं नीचे भेज देता हूँ। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरिक एसिड को मैंने नीचे भेजा, तो मेरे पे कितने बच गए 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, उसका मैंने रीजनरेट करवा के आरयूबीपी बना दिया। अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि भैया हमने ये सब कराई क्यों, इससे बढ़िया तो क्या होता, हम एक CO2 लेके आते, तब भी तो 2 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे, तब भी तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहे थे, तब भी तो यहाँ पे 2 होता ना, 2 × 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थे, एक CO2 से 2 बन रहे थे, फिर यहाँ पे भी एक CO2 से 2 बन गए थे, फिर हम 2 मॉलिक्यूल नीचे भेज के 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना के ग्लूकोज बना देते। हमें 6 CO2 की क्या जरूरत थी, तो 6 CO2 की इसलिए जरूरत थी क्योंकि देखो अगर तुम सिर्फ एक CO2 लेते और आरयूबीपी का कार्बन यूज करते रहते ग्लूकोज बनाने में, तो एक वक्त में तो प्लांट के पास सारा आरयूबीपी खत्म हो जाता, और जब आरयूबीपी खत्म हो जाता तो फिर प्लांट ग्लूकोज बना ही नहीं पाता। तो ग्लूकोज को रीजनरेट करवाने के लिए हमने क्या करा, एक्स्ट्रा CO2 डाल दिए ताकि ग्लूकोज भी क्या करे, रीजनरेट कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक कैलकुलेशन है, तो अब तुम समझ चुके होगे। देखो अब एक टेबल है, उस टेबल को देखना, एनसीईआरटी में बना रखी है उस टेबल को। अब मुझे एक बात बताओ कि ग्लूकोज बनाने के लिए ना इस साइकिल को कितनी बार चलाना पड़ेगा, तो आई थिंक तुम्हें पता लग गया होगा 6 बार चलाना पड़ेगा साइकिल को ग्लूकोज बनाने के लिए। तुम्हें ग्लूकोज हमें इस साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 टाइम। क्यों, एक टाइम में एक CO2 जाएगा, 6 टाइम में 6 CO2 जाएंगे, फिर 12 बनेगा, वो इजी कर लेंगे, तो 6 बार चलानी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि 6 टाइम पर चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब ना देखो ग्लूकोज इसकी एक टर्न में हम निकाल देते हैं, इसकी कैलकुलेशन देखो, इसकी कैलकुलेशन पूछी जाती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन पूछी जाती है। तो देखो एटीपी कितना कंज्यूम हो रहा है,
जब एक CO2 जा रहा है तो ATP कितना कंज्यूम हो रहा है, देखो दो ए, देखो ये यहाँ पे मात मत खा देना, देखो एक ATP से ADP बन रहा है, मैं मानता हूँ, पर ये ना सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए बन रहा है। मेरे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक साइकिल में दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी कि मेरे पास दो ATP तो रिडक्शन स्टेप में लग रही है। रिडक्शन स्टेप में कितनी ATP लग रही है, दो ATP लग रही है, ठीक है। और रीजनरेशन में मैंने बोला टोटल एक ATP लगती है, वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो टोटल जो ATP लगती है वो 3 ATP, जहाँ पे रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP लगती है और रीजनरेशन वाले स्टेप में 1 ATP लगती है। अब NADPH का भी ऐसे देखो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के लिए है, पर क्योंकि CO2 आई थी RUP पे 5 से रिएक्ट करा, पहला कार्बन 3 कार्बन का, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के हैं, लेकिन मेरे पे तो 2 है, तो हमें 2 NADPH बन रहे हैं, तो यानी रिडक्शन स्टेप में 2 ATP है, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 NADPH, और यहाँ पर हम 0 NADPH लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई खर्च नहीं हो रही है, ठीक है। तो 3 ATP एंड 2 NADPH लगते हैं, ठीक है, 3 ATP एंड 2 NADPH लगते हैं, ठीक है। एक टर्न में, एक टर्न मतलब एक CO2 को फिक्स करने में 3 ATP एंड 2 NADPH लग रहे हैं, ठीक है। अब इसकी ना एक ट्रिक है, इस पे अभी बाद में आते हैं, उस टेबल पे भी आते हैं 1-2 मिनट में। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, आपको ना एक नंबर याद रखना है 321। देखो ये नंबर बहुत आसान है याद रखना, C3 साइकिल से शुरू कर रहे हो तो पहले 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1। अब ये क्या है, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है आपकी 3 ATP, 2 का मतलब क्या है 2 NADPH, एंड एक का मतलब क्या होता है, एक CO2 फिक्स करने के लिए, एक CO2 फिक्स करने के लिए। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH और 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं, ठीक है। अब ये सब क्लियर हो गया होगा। देखो रिडक्शन स्टेप में 2 ATP लगते हैं, 2 NADPH, रीजनरेशन स्टेप में 1 ATP 0 NADPH, और यहाँ पर एक 3 ATP एंड 2 NADPH और 3 ATP 2 NADPH एक CO2 को फिक्स करने के लिए, ठीक है। अब ना एक बात, ये ट्रिक अभी हमने लिख ली है, ठीक है। अब वो एक टेबल पे आते हैं, ठीक है, वो टेबल पे आते हैं, वो टेबल क्या कहती है, पहले हम अपनी ट्रिक ऊपर एक बार लिख देते हैं। 3-2-1, 3 मतलब ATP NADPH और 1 CO2, ठीक है। और अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ ना कि ट्रिक से कि 3 के लिए क्या था, ATP था या NADPH था, तो ऐसे याद रख लेना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखने लग जाना। ATP A पहले आता है ना, तो इसलिए ATP से शुरू करा, वरना तुम साइकिल से देख ही सकते हो, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए ना, ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल ATP कितनी कंज्यूम होगी ये बताओ, और टोटल NADPH कितनी कंज्यूम होगी ये बताओ, टोटल ATP कितनी कंज्यूम होगी ये बताओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP, एक CO2 को फिक्स करने, 2 नहीं 3 ATP लगते हैं, सॉरी। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP लगती है, क्योंकि एक ATP से एक ADP, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे 2 था, तो 2 ATP यहाँ पे, एक रीजनरेशन में यहाँ पे 3 ATP लगते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, 6 × 3 कर लेंगे, तो 6 × 3 कर लो, तो कितना आ गया, 18 ATP आ गया, ठीक है। और टोटल NADPH कितना होगा, देखो 6, एक के लिए, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए एक, तो 2 के लिए 2 NADPH लग रहे हैं, और हमें साइकिल 6 बार चलानी है, तो 6 × 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। टोटल ATP टोटल NADPH ये हो गया, ठीक है। तो 18 एंड 12। और सिमिलरली अगर मान लो कभी उसने, देखो ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, अगर कभी उसने सुक्रोज पूछ लिया, तो अपने को पता है कि सुक्रोज में कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं, यानी कि 12 CO2 को फिक्स करवाना पड़ेगा। और 12 CO2 को अगर मैं फिक्स करवाने गया तो मेरी ATP कितनी लग जाएगी, 36 ATP लग जाएंगी, 12 3 36 होता है, एंड टोटल NADPH कितने लग जाएंगे, 24 NADPH लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सब था इसमें, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन होने के बाद मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा देता हूँ कार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन वाले स्टेप के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन लिखाऊंगा तुम्हें। अगर क्वेश्चन है मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन C3 साइकिल, मोस्ट क्रूशियल स्टेप किसमें, इन C3 साइकिल, C3 साइकिल में मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सा है, तो तुम आंसर मार देना कार्बोक्सिलेशन। अगर सिर्फ लिखा है अगर तुम पे क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन C3 साइकिल, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए तो तुम लिख देना कार्बोक्सिलेशन। वहीं पे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे ना मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल, कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल के लिए मोस्ट क्रूशियल स्टेप पूछे तो तुम क्या टिक कर लेना, तो तुम टिक कर लेना रीजनरेशन, ठीक है। तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन C3 साइकिल कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल तो रीजनरेशन, ठीक है। और इसी के साथ C3 साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार इस ट्रिप को दोबारा देख लो, 3 2 1 याद रखना, 3 ATP 2 NADPH 1 CO2,
तो आई थिंक आपको ये पूरी C3 साइकिल क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।